हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम है मेरे चैनल में। और जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अगर आपको पढ़ने होंगे तो पहले आपको पहले के लेक्चर देखने पड़ेंगे, और इसका बेसिक मैंने आपका पिछले लेक्चर में देख लिया है। तो प्लीज पहले जाके वो लेक्चर देखिए, उसी के बाद ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये लेक्चर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो हमको इस लेक्चर में पढ़ना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में दोनों भी मैकेनिज्म हमको पढ़ने हैं। SN1 मैकेनिज्म को क्या कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, SN2 मैकेनिज्म को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखो यहाँ तीन मेन फैक्टर है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और तीसरा और लास्ट फैक्टर है यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन से नेचर का है, ये तीन फैक्टर पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड है। अब पहला हमको देखना है, पहला जो फैक्टर है जिसका नाम है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब देखो जो हमारा सबस्ट्रेट है, वो है हमारा अल्कील हैलाइड। वो क्या है आपका अल्कील हैलाइड। ओके, अब देखो अल्कील हैलाइड के केस में हमको पता है CH3X, ये है आपका मिथिल अल्कील हैलाइड। ओके, उसके बाद आप इसमें ले सकते हो प्राइमरी यानी CH2X। जिस कार्बन को हैलोजन ग्रुप लगाया उसको कोई और एक कार्बन लगाऊंगा, यह है आपका प्राइमरी अल्कील हैलाइड। अब इसी कार्बन को अगर दो डिफरेंट कार्बन अगर लगे होंगे तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कील हैलाइड, क्योंकि हम जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो किसके पढ़ रहे हैं, तो सेकेंडरी अल्कील हैलाइड के पढ़ रहे हैं। और ये जो कौन सा अल्कील हैलाइड है, ये आपका कौन सा सेकेंडरी अल्कील हैलाइड। और तीसरा RCRX, जिस कार्बन को हैलोजन ग्रुप अटैच है उसको तीन डिफरेंट कार्बन अटैच होना, उसको हम क्या कहते हैं टर्शियरी अल्कील हैलाइड। ओके, तो ये आपके सबस्ट्रेट हो सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एक तो मिथिल अल्कील हैलाइड होगा, प्राइमरी अल्कील हैलाइड होगा, सेकेंडरी अल्कील हैलाइड होगा, या फिर टर्शियरी अल्कील हैलाइड होगा। अब यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर लेना, और मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा क्यों ऐसा होता है। देखो SN2 mechanism is favored by methyl and primary alkyl halide। यानी ये मिथिल अल्कील हैलाइड और प्राइमरी अल्कील हैलाइड, ये दोनों ही हमेशा कौन से मैकेनिज्म बताएंगे, SN2 मैकेनिज्म बताएंगे। और SN1 मैकेनिज्म is favored by secondary and tertiary alkyl halide। आपका सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कील हैलाइड हमेशा कौन सा मैकेनिज्म बताएगा, तो SN1 मैकेनिज्म बताएगा। अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले ये चीजें समझ लेना चाहिए हमको कि पहले हमको पहला फैक्टर देखना है SN2 नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट हमको पता है, सबस्ट्रेट हमेशा क्या कहता है अल्कील हैलाइड। चार टाइप के अल्कील हैलाइड आपको देखने को मिलेंगे, मिथिल, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी। SN2 मैकेनिज्म ये हमेशा कौन बताएगा, तो आपका मिथिल और प्राइमरी अल्कील हैलाइड बताएगा।
और SN1 मैकेनिज्म कौन बताएगा, तो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड। अब ये क्यों फेवर करता है SN2 मैकेनिज्म मिथिल और अल्किल प्राइमरी अल्किल हैलाइड, और क्यों सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म फेवर करते हैं, हम आगे देखेंगे। तो पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। आप आपकी बुक में इसमें नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि SN2 के केस में सबसे पहले हम देखेंगे इन SN2 फेवर्ड बाय मिथिल एंड प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ऐसा क्यों होता है? ओके, अब हमको पता है कि जब भी कभी SN2 मैकेनिज्म होती है, हमको पता है कि जब उसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है, देखो ट्रांजिशन स्टेट यानी जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग ये दोनों कंप्लीट नहीं हुए, दोनों स्टेट में। देखो हमको पता है SN2 के केस में जो हमारा लिविंग ग्रुप होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसका बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल के साथ आपका बॉन्ड फॉर्म होना ये शुरू हो जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। यानी जब कार्बन पेंटावैलेंट स्टेट में होगा, पेंटावैलेंट स्टेट में यानी उसने कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक नहीं किया होगा और HO और कार्बन का बॉन्ड भी फॉर्म नहीं किया होगा, ऐसे स्टेट में जब वो रहेगा तब देखो क्या होता है। तब प्राइमरी अल्किल हैलाइड मिथिल, ये जो है आपका मिथिल अल्किल हैलाइड है, मिथिल अल्किल हैलाइड के केस में इसको कोई भी तकलीफ नहीं देंगे HO को इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, सिंपली बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्राइमरी अल्किल हैलाइड के केस में HO CH3 H। अब मैं ये कार्बन ओपन करके निकालता हूं H। इस केस में भी HO को प्राइमरी अल्किल हैलाइड के केस में भी, प्राइमरी अल्किल हैलाइड इस केस में भी HO को कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हुए कोई भी नहीं रोक सकेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो सीधा अटैक करेगा बैक साइड से, फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि इस पे भी निगेटिव चार्ज रहता है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी निगेटिव चार्ज रहता है, तो फ्रंट साइड से अटैक तो पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा किस साइड से अटैक करता है, बैक साइड से। तो मिथिल और प्राइमरी अल्किल हैलाइड के केस में ये अटैक इजीली फिजिबल है। लेकिन अब देखो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और टर्शियरी अल्किल हैलाइड के केस में क्या होता है। अब मैं सेकेंडरी अल्किल हैलाइड निकालता हूं। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड यानी जिस कार्बन को हाइड्रोजन ग्रुप लगाया उसको दो डिफरेंट कार्बन एटम्स अटैच होना, H H C H H H H। अब देखो, अब HO निगेटिव को इस कार्बन पे अटैक करना है, कौन से, कार्बन और हैलोजन के, ठीक है। अब हमको पता है ये फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाता, इसको डेल निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज। अब HO निगेटिव को इसके ऊपर अगर अटैक करना होगा तो इसको बैक साइड से आना पड़ेगा। अब बैक साइड से आते वक्त क्या होता है देखो, अब यहाँ पे बड़े ग्रुप, बड़े बल्कियर ग्रुप, इसको कौन सा ग्रुप करेंगे, बड़े ग्रुप, यानी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बल्कियर ग्रुप बढ़ते हैं। बल्कियर ग्रुप के वजह से ये जो कार्बन है ये थोड़ा इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, ये इसके एग्जैक्टली बैक साइड आ जाता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और HO निगेटिव यहाँ पे जो ग्रुप है यहाँ पे रिपल्शन होता है। अब देखो क्राउडिंग की वजह से क्या हो गया, वहां पे लोग बढ़ गए यानी क्राउडिंग होना, क्राउडिंग की वजह से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। अब देखो इस क्राउडिंग को, ये जो क्राउडिंग है, क्राउडिंग यानी वहां पे ग्रुप बढ़ जाना, क्राउडिंग इसी को कहा जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्राउडिंग की वजह से अटैक अगर नहीं होता होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। बड़े ग्रुप यहाँ पे अटैच होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है, इसके वजह से सेकेंडरी अल्किल हैलाइड के केस में SN2 मैकेनिज्म ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड के केस में ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस और ड्यू टू द क्राउडिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैच नहीं कर पाता, इसलिए SN2 मैकेनिज्म इज नेवर शोन बाय सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और टर्शियरी अल्किल हैलाइड। आप देखो टर्शियरी अल्किल हैलाइड की केस निकालता हूं, देखो C और क्राउडिंग बढ़ गई और लोग बढ़ गए, ठीक है। अब देखो C H H H, जिस कार्बन को हैलोजन ग्रुप लगा है उसको 3 डिफरेंट कार्बन अटैच होना, इसको हम कहते हैं टर्शियरी अल्किल हैलाइड। इसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। अब देखो, अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, अब न्यूक्लियोफाइल को ये भी हाइड्रोजन रिपेल करता है, ये भी हाइड्रोजन रिपेल करता है, ये इसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे क्या हो गए, तो लोग बढ़ गए, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया।
जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा SN2 मैकेनिज्म फिजिबल नहीं रहेंगी। तो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस सेकेंडरी अल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्किल हैलाइड डू नॉट शो SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे लिख लेना ड्यू टू, अब लोग बढ़ना इसको कहेंगे क्राउडिंग, ड्यू टू क्राउडिंग, क्राउडिंग या फिर उसको केमिस्ट्री में शब्द है ड्यू टू क्राउडिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस secondary and tertiary alkyl halide never favor SN2 mechanism। वो कभी भी SN2 मैकेनिज्म फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोग है, यहाँ पे के जो बड़े बड़े ग्रुप है, वो न्यूक्लियोफाइल को क्या करते हैं, पीछे से अटैक करने को रिपेल करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस को ही हम क्या कहते हैं, तो क्राउडिंग कहते हैं। लेकिन जो करेक्ट शब्द हमको यूज करना चाहिए वो क्या है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर सकता है, इसलिए मिथिल और प्राइमरी अल्किल हैलाइड के केस में हम क्या कहेंगे कि SN2 मैकेनिज्म फेवर्ड है। लेकिन जब सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और टर्शियरी अल्किल हैलाइड के केस में क्या होता है, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस यानी बड़े बड़े ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे अटैक नहीं करने देते, उसके वजह से सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड नेवर शो SN2 मैकेनिज्म। फिर SN2 मैकेनिज्म फिर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड क्या बताते हैं, तो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड ये SN1 मैकेनिज्म बताती है। अब बताता हूं मैं आपको वो कैसे। तो पहले क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये बड़े बड़े ग्रुप ऐसे के ऐसे ड्रॉ कीजिए। देखो मैंने जैसे ड्रॉ की है, एक कार्बन को मिथिल ग्रुप कैसे बड़ा ड्रॉ किया है, वैसे ओपन करके ड्रॉ कीजिए, उससे आपको जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, बाकी फैक्टर एकदम इजी है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। SN2 के केस में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होता है और वहां से लिविंग ग्रुप को डिपार्चर करना होता है, लिविंग ग्रुप को छोड़ना पड़ता है। देखो SN2 ध्यान में रखना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ऑफ ग्रुप, ये दोनों साथ में होते हैं, इसलिए SN2 के केस में आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि उसको वहां पे आना है और दूसरों को हकालना है। अब देखो, अगर आपको कोई भी सीट पे अगर बैठना होगा, समझ लो एक चीज को, अगर आपको एक बस में एक सीट है, उस पे आपको बैठना है, वहां पे 2 लोग बैठे हैं, अब आपको वहां से एक जन को उठाना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको धक्का देना पड़ेगा। क्यों, आपको बताना पड़ेगा आप स्ट्रांग होकर के। अगर आपने उसको धक्का नहीं दिया तो वो कभी आपको जगह नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है कि किसी को अगर हटाना है तो आपको खुद को क्या बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल के केस में होता है। SN2 के केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, लिविंग ग्रुप निकलता है। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग नहीं होगा, उसको वो धक्का नहीं देगा जोर से, तो कभी भी लिविंग ग्रुप वहां से जाएगा नहीं। इसलिए SN2 के केस में हमको कौन सा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। लेकिन SN1 के केस में नो रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, नो रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उस केस में कोई भी रोल नहीं होता न्यूक्लियोफाइल का। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, अब देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो देखो SN2 के केस में हमको नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करने पड़ते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और SN1 के केस में हमको पोलर सॉल्वेंट यूज करने पड़ते हैं। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, पोलर सॉल्वेंट क्या है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये दोनों फैक्टर, SN2 के केस में हमको न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना है, SN1 के केस में वो स्ट्रांग रहो वीक रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को धक्का थोड़ी देना है वहां पे हमको। लेकिन नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में देखो, SN2 के केस में हमको कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, नॉन पोलर। SN1 के केस में हमको कौन सा चाहिए, तो पोलर। अब ये सॉल्वेंट कैसे रोल प्ले करता है, कैसे उसकी सॉल्वेशन एनर्जी रहती है, ये हम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेगी ही। लेकिन अभी के लिए आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम डिफरेंस बिटवीन SN2 SN1 रिएक्शन देखने वाले हैं। अब ये डिफरेंस जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ ये फैक्टर्स हम कंपेयर करने वाले हैं। तो पहला फैक्टर है देखो काइनेटिक्स।
अब हमको एक्सपेरिमेंटल स्टडी ने क्या बोला था कि SN2 ये कौन सी ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ये कौन सी ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ओके, SN1 कौन सी ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, तो SN1 ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ये हमको कहां से पता चलता है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से पता चलता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कुछ साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे पता चला कि ये कौन सी ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर, ये कौन सी ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर। आप देखो मॉलिक्यूलरिटी, हमको पता है ये कौन सी रिएक्शन है, बायोमॉलिक्यूलर। अब बायोमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं हम उसको, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बहुत सब्सट्रेट और रिएजेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने देखो रेट इक्वेशन आपको लिखवा के दिया था, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखो यहां से पता चलती है, ये क्या है, तो बायोमॉलिक्यूलर है। ये क्या है, तो बायोमॉलिक्यूलर है। और SN1 क्या है, तो आपका यूनिमॉलिक्यूलर है। अब यूनिमॉलिक्यूलर क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट आता है, सबस्ट्रेट में क्या होता है, तो लिविंग ग्रुप उसको छोड़ के चला जाता है और वहां पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यानी वहां पे क्या है, तो सिर्फ सबस्ट्रेट है, इसके वजह से ये क्या है, तो यूनिमॉलिक्यूलर है। अब नंबर ऑफ स्टेप, अब SN2 वन स्टेप रिएक्शन है। SN2 कौन सी रिएक्शन है, तो वन स्टेप रिएक्शन है। एक ही स्टेप में होती है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, दोनों साथ में होते हैं। लेकिन SN1 में क्या होता है, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है लिविंग ग्रुप निकलने के बाद, और बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी ये कितने स्टेप रिएक्शन है, तो दिस इज टू स्टेप रिएक्शन, दिस इज टू स्टेप रिएक्शन। ओके, अब देखो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे साइमल्टेनियस होती है, साइमल्टेनियस होती है वो ट्रांजिशन स्टेट जहां पे कार्बन पेंटावैलेंट हो जाता है। देखो क्यों होता है, साथ में न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म करना चालू करता है, लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक करना चालू करता है। SN1 के केस में क्या होता है, SN1 के केस में क्या होता है, तो ये डिफरेंट स्टेप में होती है, डिफरेंट स्टेप। पहले इसमें कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बोकेटाइन। दूसरे इसमें न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होना शुरू होता है। तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग है, यहाँ पे साइमल्टेनियस होती है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट में होती है। अब ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे सिंगल ट्रांजिशन स्टेट है, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, एक ही ट्रांजिशन स्टेट है। लेकिन यहाँ पे आप उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे डबल ट्रांजिशन स्टेट है, डबल ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब देखो इसके बाद देखो डायरेक्शन ऑफ अटैक। SN2 के केस में न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है रे, तो बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि फ्रंट साइड में भी न्यूक्लियोफाइल होता है, निगेटिव निगेटिव चार्ज में रिपल्शन होता है। इसके वजह से यहाँ पे जो SN2 का अटैक है, ये कौन सा साइड है, तो ये बैक साइड अटैक है। ये कौन सा अटैक है, बैक साइड अटैक है। लेकिन SN1 के केस में कौन सा अटैक है, तो फ्रंट साइड अटैक है। या फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्शन नॉट प्रीफर्ड, डायरेक्शन यहाँ पे प्रीफर्ड नहीं है, कहां से भी अटैक कर सकता है। तो ये फैक्टर्स के ऊपर मैंने SN2 और SN1 को क्या किया है, तो डिफरेंशिएट किया है। तो ये फैक्टर्स आप नोट डाउन कर लीजिए, फैक्टर्स अभी खत्म नहीं हुए। 4 मार्क्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार पूछा गया है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बाकी के फैक्टर देखेंगे। तो बाकी के फैक्टर अभी बाकी है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बाकी के फैक्टर देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब बाकी के फैक्टर देखते हैं हम। अब देखो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, अब सबस्ट्रेट कैसा चाहिए हमने इसी लेक्चर में पढ़ा है। SN2 के केस में कौन सा चाहिए, मिथिल और प्राइमरी सबस्ट्रेट फेवर्ड। इसमें मिथिल और प्राइमरी सबस्ट्रेट की जरूरत है। SN1 में किसकी जरूरत है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सबस्ट्रेट इज फेवर्ड, सेकेंडरी या फिर कौन सा टर्शियरी सबस्ट्रेट फेवर्ड है। ओके, उसके बाद देखो सॉल्वेंट, मैंने कहा SN2 में आपको कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। लेकिन SN1 के केस में कौन सा सॉल्वेंट चाहिए हमको, पोलर सॉल्वेंट चाहिए। ओके, अब देखो न्यूक्लियोफाइल के केस में, SN2 के केस में हमको कौन सा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, लेकिन SN1 के केस में डज नॉट मैटर, न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती। आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी ले सकते, वीक भी ले सकते, इंटरमीडिएट। SN2 के केस में नो इंटरमीडिएट, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। लेकिन 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 SN1 के केस में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ओके,
अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 के केस में देखो क्या हो रहा था, तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था। मैंने कहा था आपको इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, आपका सबस्ट्रेट अगर R होगा तो आपका प्रोडक्ट S आता है, अगर आपका सबस्ट्रेट S है तो आपका प्रोडक्ट R आता है, पहला अगर D है तो दूसरा L आएगा, पहले सबस्ट्रेट अगर L है तो प्रोडक्ट D आएगा। यानी वहां पे क्या होता है, तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ भी फॉर्म हो सकता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, तो रेसेमाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो रेसेमाइजेशन होता है। तो ये फैक्टर्स के बेसिस पे SN1 और SN2 को डिफरेंशिएट किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जब आप सभी फैक्टर बराबर लिखते हो तभी आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, वरना आपको ये 4 मार्क्स कभी नहीं मिलते। तो इस सबको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आपको लर्न बाय हार्ट करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और पिछले 2-3 लेक्चर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं अभी फिर से हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर अपडेट करूंगा, तो आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए।